जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कोशिका कितने प्रकार की होती है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। सो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकांग। तो देखिए, चाहे वो यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका हो, कोशिकांग दोनों ही कोशिकाओं में मिलते हैं। अब ये कोशिका के प्रकार पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का कोशिकांग उस कोशिका में मिलेगा। यदि प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका है तो उसमें पूर्ण विकसित कोशिकांग नहीं मिलेगा। कैसा कोशिकांग मिलेगा? झिल्ली रहित मिलेगा या फिर एकल झिल्ली वाला कोशिकांग मिलेगा। वहीं अगर यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका है तो उसमें झिल्ली रहित भी मिलेगा, एकल झिल्ली वाला कोशिकांग भी मिलेगा और दोहरी झिल्ली वाला भी कोशिकांग मिलेगा। देखेंगे कि कोशिकांग होता कितने प्रकार का है और ये कैसा कैसा इसका संरचना होता है, किसने इसकी खोज की, क्या इसका कार्य होता है, क्यों ये पाया जाता है, किसी भी कोशिका में कोशिकांग क्यों पाया जाता है। तो सीधा सीधा आंसर है कि जैसे कि पूरी बॉडी में अंग का होना जरूरी है, वैसे ही कोशिका में कोशिकांग का होना जरूरी है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कोशिका का अंग। यदि किसी के शरीर में अंग ही नहीं रहेगा, शरीर का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। उसी प्रकार से अगर कोशिका में कोशिकांग निकाल दिया जाए तो उस कोशिका का कोई भी कार्य नहीं रह जाएगा, यानी कि उसको पूर्ण विकसित कोशिका नहीं कहा जाएगा। कोशिकांग जो होते हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। उनकी संरचना और उनके विकसित संरचना के आधार पे उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहली होती है दोहरी झिल्ली कोशिकांग। ऐसे कोशिकांग जिनकी होती है वो 2 परत की होती है, उसको बोलते हैं दोहरी झिल्ली कोशिकांग, यानी एक ये और एक ये दोहरी झिल्ली। एकल झिल्ली कोशिकांग जो होता है उसकी कोशिका के ऊपर केवल एक ही लेयर होती है झिल्ली की। तीसरा होता है झिल्ली रहित कोशिकांग। ऐसे कोशिकांग जिनके ऊपर कोई भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है उसको बोलते हैं झिल्ली रहित कोशिकांग। कवरिंग होगी, ऊपर की कवरिंग होगी, यानी वो ढका रहेगा, लेकिन उसको झिल्ली नहीं कहेंगे। झिल्ली की अपनी एक खास बात होती है, अपनी गुण होता है, विशेष कार्य होता है। जो उस कार्य को नहीं रखता है उसको झिल्ली नहीं कहेंगे, यानी कि हम किसी भी ऊपर की संरचना को झिल्ली नहीं कहते हैं। जो झिल्ली रहित कोशिकांग है उसमें आपको कवरिंग दिखेगी लेकिन वो झिल्ली नहीं होती है। तो कोशिकांग 3 प्रकार के होते हैं, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग, एकल झिल्ली वाले कोशिकांग और झिल्ली रहित। दोहरी झिल्ली वाले जो कोशिकांग होते हैं उनके नाम देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। लवक को किचन ऑफ द सेल यानी कोशिका का रसोई कहते हैं। और केंद्रक को कंट्रोलर ऑफ द सेल बोलते हैं, यानी हेड ऑफ द सेल। जो पूरे परिवार का मुखिया होता है वो कौन होता है? केंद्रक। केंद्रक को हम कोशिकांग की कैटेगरी में वैसे रखते नहीं हैं, क्योंकि ये केंद्रक जो होता है कोशिकांग के कार्य से कहीं अधिक काम करता है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ते कोशिकांग में ही है। अधिकतर बुक में दिया है कोशिकांग में, अधिकतर बुक में नहीं दिया है, तो हम पढ़ लेते हैं इसको कोशिकांग की कैटेगरी में। एकल झिल्ली कोशिकांग जो होता है वो 3-4 होता है, वैसे होता तो और भी कई है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही पढ़ के जाना इनफ रहेगा। गोल्जी काय, अंतर्द्रव्यी जालिका, लाइसोसोम, रितिका। गोल्जी काय ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, अंतर्द्रव्यी जालिका बोलते हैं ट्रांसपोर्टर ऑफ द सेल, लाइसोसोम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। झिल्ली रहित कोशिकांग राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र होता है, जिसको केवल और केवल प्रोटीन संश्लेषण के लिए जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है थ्रेड ग्रैन्यूल। माइटो का मतलब होता है थ्रेड यानी धागे, कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रैन्यूल यानी कि कण। तो ऐसे कण जिनके ऊपर धागे नुमा संरचना बनती है उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर अलग अलग साइंटिस्टों ने अपना अपना मत दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ साइंटिस्टों ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, कुछ साइंटिस्टों ने कुछ और ही नाम दिया था, लेकिन हमको केवल इतना पढ़ना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी और माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया। तो देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी कोलिल्कर ने, कोलिल्कर, और नाम दिया था सी बेंडा। स्थिति तथा स्थान देख लेते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक को छोड़ करके बाकी सभी यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है।
प्रोकैरियोटिक में क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि प्रोकैरियोटिक जो होता है उसमें दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। अपवाद क्या है? मानव आरबीसी, यानी सभी यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में पाया जाएगा, लेकिन मानव आरबीसी को छोड़ करके। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रुधिर कणिकाओं को छोड़ करके जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सभी यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं में मिलेगा। दूसरा, संरचना क्या होती है इसकी? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो ऊपर तो फ्लैट होता है, गोल होता है, लेकिन इसका कट करने पे अंदर की जो संरचना होती है वो वलयाकार होती है। कैसी होती है? वलयाकार, यानी उंगली नुमा संरचना होती है। और इस उंगली नुमा संरचना पे कुछ कण पाए जाते हैं जिनको बोला जाता है F1 कण। और ये जो उंगली नुमा संरचना होती है इसको बोलते हैं क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है वो एक कुंडलित होता है तथा कैसा होता है? गोलाकार होता है। यहाँ फिर से लिख दे रहे हैं, कैसा होता है? एक कुंडलित। नॉर्मली ह्यूमंस में जो डीएनए पाया जाता है वो कैसा होता है? द्विकुंडलित होता है, यानी इसमें दो कुंडली होती है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है वो केवल कैसा होता है? एक कुंडलित होता है। आपस में बहुत ज़्यादा गुथा हुआ होता है, इसलिए हमको ऐसा दिखता है। दूसरा, डीएनए के बारे में क्या बता रहा है कि ये कैसा होता है? गोलाकार होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कार्य क्या करता है? क्यों इसको कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? क्यों इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी नाम के अणु का संश्लेषण, भंडारण तथा परिवहन भी होता है। संश्लेषण का मतलब होता है उसको संश्लेषित करना, अगर वो दृढ़ संरचना में है तो उसको सरल संरचना में करना। दूसरा होता है भंडारण करना। जो एटीपी का यूज़ करती है कोशिका, उतनी एटीपी तो ख़त्म हो जाती है, बाकी जो बची खुची एटीपी रहती है उसको क्या करती है? स्टोर करती है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। परिवहन करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह उसको क्या करती है? एटीपी को भेजती है। अब ये एटीपी क्या है? एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ये क्या होता है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जैसे कि हमारे अंदर हम एनर्जी किस फॉर्म में लेते हैं? किस रूप में लेते हैं? ग्लूकोज के रूप में। हम यानी भोजन, जो भी भोजन लेते हैं उसको तोड़ करके आखिरकार किस रूप का एनर्जी बनता है? ग्लूकोज के रूप में बनता है। तो अगर हमको कहा जाए कि मानव किस रूप में ऊर्जा लेता है तो हम क्या बताएंगे? ग्लूकोज के फॉर्म में। लेकिन वहीं अगर किसी सेल की, पर्टिकुलर सेल की बात करी जाए, जो सेल होता है उसका जो ऊर्जा लेने का रूप होता है वो कौन सा होता है? एटीपी होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये केवल इसी रूप में ऊर्जा को स्वीकार करता है, बाकी किसी अन्य रूप में ऊर्जा को स्वीकार नहीं करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसी एनर्जी को जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो संश्लेषित भी करता है, इसका भंडारण भी करता है और इसका परिवहन भी करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कोशिका का ऊर्जा घर। यानी जितनी भी एनर्जी और करेंसी ऑफ द एनर्जी होती है वो सारी की सारी यहाँ पे कहाँ होती है? स्टोर होती है। नेक्स्ट कोशिकांग है हमारा लवक, यानी प्लास्टिड। इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिक, हिंदी में बोलते हैं लवक। लवक की खोज करी थी हेकल नाम के वैज्ञानिक ने, लेकिन नाम दिया था किसने? शिम्पर नाम के वैज्ञानिक ने। खोज किसने करी? हेकल ने। नाम किसने दिया? शिम्पर नाम के वैज्ञानिक ने। स्थान व स्थिति देख लेते हैं। ये भी सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलता है। अपवाद क्या है इसका? यानी ये कहाँ कहाँ नहीं मिलेगा? नीली नीली हरी शैवाल, फंजाई तथा जंतु कोशिका को छोड़कर ये सभी यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में मिलता है। अब ये नीली हरी शैवाल, फंजाई और जंतु कोशिका क्या है?
तो जब R.H. विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था तो उसमें सभी पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों को टोटल 5 जगत में बांटा था, जिसमें पहला था मोनेरा। 5 जगत में बांटा था। पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई, चौथा था प्लांटी और पांचवा था एनिमेलिया। तो फंजाई एक जगत का नाम है, शैवाल जो है मोनेरा जगत में आता है, फंजाई, और जंतु कोशिका जो होती है वो किंगडम एनिमेलिया में आती है। कार्य क्या होता है, ये जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं, हमारे भोज्य पदार्थ नहीं, पौधे के भोज्य पदार्थ, उनका क्या करता है, संश्लेषण करता है, भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करता है। लवक खोज किसने करी, हैकल ने। नाम किसने दिया, शिम्पर नाम के वैज्ञानिक ने। स्थान व स्थिति देख लें तो ये पाया जाता है सभी यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में, किसको किसको छोड़ करके, नीली हरी शैवाल, फंजाई तथा जंतु कोशिका को छोड़ करके। कार्य क्या होता है, भोज्य पदार्थ का संश्लेषण करना। कौन सा भोज्य पदार्थ, तो जो भी पौधे का भोज्य पदार्थ रहेगा उसको क्या करेगा, संश्लेषित करेगा, उसको स्टोर करेगा और उसका परिवहन करेगा। अब देख लेते हैं लवक के प्रकार, यानी लवक कितने प्रकार का होता है। तो लवक उसके पिगमेंट के आधार पे, किसके आधार पे लवक को बांटा गया है, उसके वर्णक के आधार पे कि किस किस लवक में किस प्रकार का वर्णक मिलेगा, उसी के आधार पर लवक को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला होता है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब होता है इसमें किसी भी प्रकार का वर्णक नहीं मिलता है। ल्यूको का मतलब होता है रंगहीन या फिर सफ़ेद, और प्लास्ट का मतलब होता है प्लास्टिड से यानी लवक। क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है कि ऐसा लवक जिसमें कौन सा पिगमेंट मिलता हो, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का मतलब क्या होता है, क्लोरोफिल का रंग क्या होता है, हरा। तो जो क्लोरोप्लास्ट रहेगा वो किस कलर का रहेगा, हरे रंग का रहता है। क्रोमोप्लास्ट जो रहता है, क्रोमा का मतलब होता है रंगीन, इसमें अनेक प्रकार के वर्णक मिलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो अगेन 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है एमाइलोप्लास्ट, दूसरा होता है इलायोप्लास्ट, तीसरा होता है प्रोटीनोप्लास्ट। अब इस ल्यूकोप्लास्ट को किस आधार पर बांटा गया है, ल्यूकोप्लास्ट को उसकी संरचना तथा स्थान के आधार पर बांटा गया है। एमाइलोप्लास्ट, एमाइलो का मतलब है एमाइलेज से, एमाइलेज का मतलब होता है, एमाइलोज का मतलब होता है कि ये किसको, इसका कार्य क्या होता है, स्टार्च को स्टोर करना। और ये मिलता कहाँ है, तो जड़ों में मिलता है। एमाइलोप्लास्ट जो होता है इसका कार्य क्या होता है, स्टार्च को संग्रह करना, और इसका स्थान कहाँ होता है, ये पाया जाता है पौधे की जड़ों में। नेक्स्ट हमारा टाइप है इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट जो होता है उसका कार्य होता है वसा का संग्रहण करना। किसका संग्रहण करना, वसा का संग्रहण करना। इसका स्थान यानी कि ये पाया कहाँ जाता है, तो ये पाया जाता है पुंकेसर के, जहाँ पे पुंकेसर बनते हैं वहीं पे ये पाया जाता है। तीसरा जो टाइप होता है वो है प्रोटीनोप्लास्ट। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ये किसका कार्य करेगा, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। प्रोटीन संश्लेषण तथा संग्रह दोनों का कार्य करता है ये प्रोटीनोप्लास्ट। स्थान कहाँ होता है, तो बीज में, इसीलिए जो दुल्हनी फसलें होती हैं उनके बीजों में काफ़ी ज़्यादा भर भर के प्रोटीन पाया जाता है। सो ये था ऑल अबाउट प्लास्टिड। तो वहाँ पे हमारा दोहरी झिल्ली वाले सारे कोशिकांग खत्म हो चुके हैं। केंद्रक अभी पढ़ना बाकी है, केंद्रक हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। जैसे सारे कोशिकांग जब खत्म कर लेंगे हम, तब उसके बाद लास्ट में हम केंद्रक पढ़ेंगे। अब आते हैं एकल झिल्ली कोशिकांग। अब एकल झिल्ली कोशिकांग में सबसे पहला मैंने लिखवाया था गोल्जी अपरेटस, यानी गोल्जी बॉडी जिसको भी बोलते हैं, हिंदी में उसका नाम होता है गोल्जी काय। गोल्जी बॉडी का मतलब होता है काय। अब इनकी खोज किसने करी थी, तो इसकी खोज करी थी कैमिलो गोल्जी ने। किसने, कैमिलो गोल्जी, और इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा है गोल्जी बॉडी। खोज किसने करी, कैमिलो गोल्जी ने। इसका उपनाम क्या है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस का काम सभी जानते हैं, वो सारे यातायात के जितने भी साधन होते हैं उनको क्या करता है, सही दिशा में पहुंचाने का निर्देश देता है। यही काम करता है हमारा गोल्जी बॉडी, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या,
ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं इनको। स्थान कहाँ होता है? तो सभी यूकैरियोटिक प्रकार के कोशिका में, सभी यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में ये गोल्जी बॉडी पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक में भी कुछ कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है, जैसे कि शैवाल तथा कुछ बैक्टीरिया में। क्योंकि ये एकल झिल्ली कोशिकांग है तो इसके कई ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाए। तो ये कुछ शैवाल को छोड़ करके यूकैरियोटिक में तो पाया ही जाएगा, साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक के कुछ प्रकार की कोशिकाओं जैसे शैवाल तथा बैक्टीरिया में ये पाया जाता है। स्थिति इसकी क्या होती है? तो ये केंद्रक के पास होता है। इसका स्थान कहाँ पे होता है? पूरी कोशिका में ये कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के पास होता है। संरचना, तो इसकी संरचना यहाँ पे देख लीजिए, एक चपटी थैली जैसी संरचना, गोल गोल संरचनाएं हैं। तो जो चपटी वाली संरचना होती है उसको बोलते हैं सिस्टर्नी, और जो गोल संरचना होती है उसको बोलते हैं वेसिकल या पुटिका बोलते हैं हिंदी में। तो संरचना में इसकी दो संरचनाएं मिलती हैं, दो रंग की। पहला होता है सिस्टर्नी, जो कैसा होता है? चपटा होता है। दूसरा होता है वेसिकल, जो कैसा होता है? गोल होता है। कार्य इसका क्या होता है? कार्य इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के कार्य के आधार पे ही इसका नाम कोशिका का ट्रैफिक पुलिस पड़ा है। तो कार्य, इसका काम क्या होता है कि प्रोटीन पदार्थ को एकत्रित करता है, जो कि कहाँ से मिलता है इसको? अंतर्द्रव्यी जालिका से। और कोशिका के स्रावण को, यानी जितने भी कोशिका के स्रावित पदार्थ होते हैं उनको भी एकत्रित करता है, और प्रोटीन को भी, और दोनों को ही कहाँ पहुँचाता है? कोशिका के बाहर, चाहे प्लाज्मा झिल्ली के पास, जहाँ पे एक्टिवेटेड ट्रांसपोर्टर लगे होते हैं। और वो ट्रांसपोर्टर ईजिली क्या कर देते हैं? किसी भी मटेरियल को कोशिका झिल्ली के इस पार से उस पार पहुँचा देते हैं। तो जनरली ये काम इसका ट्रैफिक पुलिस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा कोशिकांग है लाइसोसोम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लाइसोसोम को कहा जाता है आत्मघाती थैली या फिर सुसाइडल बैग। आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले ये जान लेते हैं इसकी खोज किसने करी थी। इसकी खोज करी थी सर डी डुवे ने। किसने खोज करी थी? डी डुवे। नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम नाम क्यों है इसका? क्योंकि इसमें लाइसोसोम नाम का एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम या फिर लाइसो नाम का एंजाइम पाया जाता है, जो कि एक प्रकार का पाचक एंजाइम होता है। और सोमा का मतलब मैंने पहले बताया था कि एक बॉडी होती है। इसके नाम का मतलब यही होता है कि लाइसो का मतलब होता है एक एंजाइम से, जो कि एक पाचक एंजाइम होता है। और इसके सोम का मतलब होता है सोमा से। सोमा का मतलब होता है बॉडी। खोज किसने करी थी? डी डुवे ने की थी। उपनाम इसका होता है आत्मघाती थैली, इंग्लिश में बोले तो सुसाइडल बैग। स्थान कहाँ पे होता है? सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में तथा कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी मिलेगा, जैसे कि पहले भी बताया था, जो गोल्जी बॉडी जिसमें जहाँ जहाँ मिलेगा वहाँ वहाँ ये भी मिलेगा। क्योंकि ये बनता किससे है? गोल्जी बॉडी और अंतर्द्रव्यी जालिका की जो गोल गोल संरचनाएं थी, पुटिका जिसको बोल रहे थे, उन्हीं के श्रावण से ये बनता है। इसका फॉर्मेशन होता है लाइसोसोम का। तो जहाँ वो पाए जाएंगे वहाँ ये भी पाया जाएगा। स्थिति होती है ये कोशिका द्रव्य में। इनकी स्थिति कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। ये केंद्रक के पास नहीं होते हैं, इनकी कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, ऐसे ही कोशिका द्रव्य में पड़े रहते हैं, ऐसे तैरते हुए मिलते हैं आपको। फिर जब इनका काम होता है तो एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर जब इनका काम खत्म हो जाता है तो वापस से डीएक्टिवेट हो जाते हैं और वैसे ही निद्रा अवस्था में चले जाते हैं। संरचना कैसी होती है? तो इनकी संरचना गोल होती है। एक ही तरह की संरचना मिलेगी, गोल संरचना। कार्य क्या होता है? लाइसोसोम का कार्य होता है कि कोशिका में जितने भी प्रकार के अपशिष्ट बनते हैं उनको क्या करना? साफ करना। हमने देख लिया ये क्या करता है, कोशिकीय अपशिष्ट को साफ करता है। तो इसके कार्य से, इसके नाम से क्या मतलब होता है? इसको आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? तो जब कभी
कोशिका उपापचयी क्रियाओं की वजह से या फिर चोट लगने की वजह से या फिर किसी भी कारणवश जब कोशिका मर जाती है या फिर निष्क्रिय हो जाती है, तो ये लाइसोसोम क्या करता है, कोशिका मरने की वजह से वहाँ पे अपशिष्ट हो जाता है, क्योंकि डैमेज सेल का वहाँ पे कोई काम नहीं होता बॉडी में। तो अपशिष्ट होने की वजह से लाइसोसोम क्या करता है, फट जाता है, और इसमें जितने भी स्ट्रॉन्ग एंजाइम होते हैं, जितने भी मजबूत या फिर प्रभावशाली एंजाइम होते हैं, वो सारे इससे बाहर निकल जाते हैं और कोशिका के अपशिष्ट को साफ कर देते हैं। इसीलिए चोट लगने के धीरे बाद वो क्या होता है, चोट किनारे से ठीक होना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जो लाइसोसोम होता है वो अपना एंजाइम सिक्रीट करना स्टार्ट करता है, क्योंकि जहाँ पे कोशिका मर गई रहती है वहाँ पे कोई भी लाइसोसोम नहीं होता है। जब भी लाइसोसोम होगा जीवित कोशिका में ही मिलेगा। तो जीवित कोशिका जब अपना धीरे लाइसोसोम उसका फटने लगता है, वो लाइसोसोम से एंजाइम सिक्रीट करती है, तो किनारे से चोट क्या होना स्टार्ट हो जाता है, रिपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं आत्मघाती थैली। ये कोशिका के अपशिष्ट को साफ करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे इसकी खुद की मौत क्यों ना हो, ये मर जाएगा लेकिन कोशिका के अपशिष्ट को साफ करके ही मानेगा। तो यहाँ पे हो गया। इसका पीएच देख लेते हैं, इसका पीएच कितना होता है, 4.5 से लेके 5.0, जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। इसीलिए कोशिका के अपशिष्ट को पाचन करने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि इसका माध्यम एसिडिक होता है और एसिड में कोई भी चीज़ आसानी से क्या हो जाती है, पच जाती है। इसमें एक और एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब हाइड्रोलिटिक का मतलब क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर से और लिटिक का मतलब होता है लिसिस से। लिसिस का मतलब होता है टूटना। ये किसी भी मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, तोड़ देता है, जिससे वो आसानी से छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है और आसानी से उसका डाइजेशन हो जाता है। महत्वपूर्ण बात जो आपको पता होनी चाहिए लाइसोसोम के बारे में कि ये पौधों में एब्सेंट होता है, पौधों में ये अनुपस्थित होता है। तो क्या पौधों की कोशिकाओं में अपशिष्ट साफ नहीं होते, वहाँ के जो कोशिका अपशिष्ट कौन साफ करता है, तो पौधों में लाइसोसोम का कार्य करता है कौन, रिक्तिका। ऐसी गोल सी संरचना होती है, इसके अंदर एंजाइम भरे होते हैं, ये भी जस्ट लाइसोसोम की तरह कार्य करती है। रिक्तिका ह्यूमन सेल्स में यानी एनिमल सेल में भी होती है, लेकिन जितनी बड़ी प्लांट सेल में होती है उतनी बड़ी ह्यूमन सेल में नहीं होती है। उसमें बहुत छोटी छोटी रिक्तिका मिलती है आपको और वो कम प्रभावशाली होती है एज़ कम्पेयर टू प्लांट में। प्लांट में लाइसोसोम के स्थान पर रिक्तिका मिलती है और वो अत्यधिक प्रभावशाली होती है, उसमें भी उसी प्रकार के प्रभावशाली एंजाइम मिलते हैं जिस प्रकार के एंजाइम हमको लाइसोसोम में देखने को मिलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिक्तिका जो होती है वो प्लांट में एब्सेंट होती है और एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है। और एक बात जो मैंने बताई, मैं लिखना यहाँ पे भूल गई कि इनका निर्माण कैसे होता है, तो अंतर्द्रव्यी जालिका या गोल्जी काय के पुटिकाओं से। ऐसी संरचना थी अंतर्द्रव्यी जालिका के पुटिकाओं या फिर गोल्जी काय के पुटिकाओं के टूटने से या फिर उन्हीं की बॉडी से लाइसोसोम का निर्माण होता है। तो जहाँ पे भी ये दोनों सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे, इनमें से कोई एक, वहाँ पे मान लीजिए आपका लाइसोसोम भी मिलेगा। अंतर्द्रव्यी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंग्लिश में इसका नाम है और अंतर्द्रव्यी जालिका हिंदी में नाम होता है। इंडो का मतलब होता है अंतः, प्लाज्मिक का मतलब होता है प्लाज्मा झिल्ली से, रेटिकुलम का मतलब होता है जालिका से। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका उपनाम होता है कोशिका का अंतः कंकाल। अंतः का मतलब अंदर से, कंकाल का मतलब होता है जो कोशिका को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। क्यों इसका नाम अंतः कंकाल होता है, क्योंकि ये कोशिका को क्या करता है, यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। यांत्रिक शक्ति क्यों प्रदान करता है वो हम जानेंगे, इसके कार्य से संबंधित है। खोज किसने करी, तो खोज करी KR पोर्टर ने। साइंटिस्ट का नाम है KR पोर्टर। उपनाम क्या है, कोशिका का अंतःकंकाल। अभी बताया क्यों कहा जाता है। स्थान क्या होता है, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है, किसको छोड़ करके, RBC
आरबीसी व ह्यूमन एग को छोड़ करके ये सभी जगह पे पाया जाता है। इसका स्थिति क्या होता है, तो केंद्रक से सटा हुआ होता है, केंद्रक के पास। स्थिति में क्या लिखेंगे, केंद्रक के पास होता है। संरचना होती है जालिकावत, करता है ये प्रोटीन तथा वसा या फिर ग्लाइकोजन का संश्लेषण करता है। खोज किसने करी, KR पोर्टर ने करी। उपनाम क्या होता है, कोशिका का अंतःकंकाल। क्यों इसका उपनाम ऐसा होता है, क्योंकि ये क्या करता है, कोशिका को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है, कोशिका को कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। जैसा कि ये क्या किसका संश्लेषण करता है, प्रोटीन और वसा का, और दोनों ही क्या होती है, उसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। तो एक ये भी रीज़न हो गया इनको अंतःकंकाल कहने का, और दूसरा रीज़न तो यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने वाला है। अब देखते हैं ये होता कितने प्रकार का है। तो अंतर्द्रव्यी जालिका जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका और खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका। चिकनी क्यों कहते हैं, तो माइक्रोस्कोप में देखने पे जो चिकनी जो बिना राइबोसोम वाला जो अंतर्द्रव्यी जालिका है उसका सरफेस कैसा दिखता है, हमको चिकना यानी साफ सुथरा दिखता है। और माइक्रोस्कोप में देखने पे जो दूसरी टाइप है अंतर्द्रव्यी जालिका की जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसके सेल मेम्ब्रेन पे, वो कैसा दिखता है, खुरदुरा दानेदार दिखता है। इसीलिए एक का नाम रखते हैं चिकनी और दूसरे का नाम खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका। जो चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका होती है उसमें राइबोसोम नहीं होता है, तो ये किसका काम करती है, वसा का संश्लेषण करती है। और वहीं जो खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका होती है, क्योंकि उस पर राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है, तो ये भी किसका संश्लेषण करेगी, प्रोटीन का संश्लेषण। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो अधिकतर हमको कहाँ मिलता है देखने को, तो अग्नाशय में, अग्नाशय में मिलता है। तो ये था ऑल अबाउट अंतर्द्रव्यी जालिका के बारे में। खोज करी किसने, KR पोर्टर ने। इसका उपनाम क्या होता है, कोशिका का अंतःकंकाल होता है, और इसका कार्य क्या होता है, प्रोटीन वसा तथा ग्लाइकोजन का संश्लेषण करना होता है। 2 प्रकार की होती है, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका और खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होता है। और खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण करना, इसीलिए खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका का काम भी होता है क्या, प्रोटीन संश्लेषण करना। और वहीं जो चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका होती है उस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये किसका संश्लेषण करती है, वसा और ग्लाइकोजन का संश्लेषण करती है। ये अधिकतर कहाँ मिलती है, तो अग्नाशय की कोशिकाओं में मिलती है, पैनक्रियाटिक सेल्स में मिलती है, और इसकी खोज KR पोर्टर ने करी। बस इतना ही आपको पढ़ना है। अगला जो टाइप है झिल्ली रहित कोशिकांग, एकल झिल्ली वाले सारे कोशिकांग हमने कवर कर लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे झिल्ली रहित कोशिकांग, जो कि वन एंड ओनली होता है राइबोसोम। इसकी खोज करी थी पैलाडे नाम के वैज्ञानिक ने, इसीलिए इसे राइबोसोम के अलावा पैलाडे कण भी कहा जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं पैलाडे पार्टिकल, हिंदी में बोलते हैं पैलाडे कण। स्थान कहाँ पे होता है, तो प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिका में ये मिलेगा, क्योंकि ये झिल्ली रहित कोशिकांग है तो ये दोनों प्रकार की कोशिका में मिलता है। उपनाम क्या होता है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि राइबोसोम का काम होता है, मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, इसीलिए इसको बोलते हैं कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। क्योंकि पूरी कोशिका में जितना भी प्रोटीन पाया जाता है सबका संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम में। स्थिति होती है इसकी कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में ये ऐसे ही भी पाए जाते हैं ग्रुप बना करके, और किसी न किसी कोशिकांग के सतह पर भी क्या होते हैं, ये लगे हुए होते हैं। कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। खोज किसने करी, पैलाडे, इसीलिए इसको पैलाडे कण भी कहा जाता है। स्थान क्या होता है, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिका में मिलेगा ये। उपनाम कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री, क्यों प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। जितनी भी कोशिका के अंदर प्रोटीन का उपापचय होता है सब कहाँ पे होता है, राइबोसोम के अंदर होता है। स्थिति कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में होती है, और कहीं कहीं किसी कोशिकांग के ऊपर सतह पे ऊपर भी क्या होता है, ये लगा होता है। राइबोसोम जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है 70S राइबोसोम, दूसरा होता है 80S राइबोसोम।
अब इस एस का मतलब क्या है? स्वेडबर्ग इकाई। एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग इकाई। इसकी मात्रक होता है, राइबोसोम का मात्रक होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जिसमें राइबोसोम को नापा तोला जाता है, इसीलिए इनका एक मात्रक होता है स्वेडबर्ग। स्वेडबर्ग का नाम क्यों पड़ा? स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मात्रक दिया, उन्हीं के नाम पे ये स्वेडबर्ग यूनिट पड़ गया। तो इसमें 70s का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट या फिर स्वेडबर्ग इकाई। अब जो 70s राइबोसोम होता है उसका संगठन कितना होता है? 50s प्लस 30s। तो एक बड़ा कण होता है, दूसरा छोटा। तो बड़े वाले पार्ट का जो भाग होता है 70s में वो 50s होता है और छोटे वाले का 30s। वहीं 80s की बात करें तो बड़े वाले पोर्शन का भाग नाप होता है 60s और छोटे वाले पोर्शन का होता है 40s। तो इसका हम देखेंगे कितना, 60s प्लस 40s। अब 70s राइबोसोम कहाँ मिलता है? तो ये प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं में मिलता है। तो 80s कहाँ मिलेगा? यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं में मिलेगा। ये था ऑल अबाउट राइबोसोम। केंद्रक हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि कोशिका जो केंद्रक होता है वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होता है। तो हमने दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कवर किए, हमने एकल झिल्ली वाले कोशिकांग कवर किए, हमने झिल्ली रहित कोशिकांग कवर किए जो कि था राइबोसोम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे केंद्रक कितने प्रकार का होता है और बाकी जो भूले बिछड़े छूटे कोशिकांग हैं छोटे मोटे, उनके खोजकर्ता तथा उनके कार्य, इतना पढ़ लेंगे, हो जाएगा हमारा काम। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।